नाजरीन, आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अम्मार अली जान। अम्मार अली जान, आप लोग जैसे जानते हैं कि एक बाएं बाजू की सियासी जमात हुकूक खल्क पार्टी से इनका ताल्लुक है। और डॉक्टरेट डिग्री की है इन्होंने केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में। पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक गहरी नजर रखते हैं, कुछ किताबों के मुसन्निफ भी हैं और एक बड़े जामे किस्म के मुहक्किक हैं। लेकिन साथ साथ एक्टिविज्म से भी इनका नाम जुड़ा है। करंट जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उसमें भी अमार साहब ने हिस्सा लिया, और उसी तनाजुर में और उसी के पेश नजर आज सोचा कि अमार अली जान साहब से थोड़ा सा वक्त लेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मार्क्सिज्म है उसका फ्यूचर क्या है, दुनिया में जो इस वक्त इकोनॉमिक करंट्स हैं उनके तनाजुर में हम मार्क्सिज्म की जो कैंपेन है उसको कहाँ जाके देखते हैं। हकूक खल्क पार्टी और अमार साहब जैसे लोगों की पाकिस्तान में क्या कोई स्पेस आज है और फ्यूचर में बनेगी, इस बारे में भी बात करेंगे। राउंड अप में और चीजें भी शामिल करेंगे, बशमूल इलेक्शंस के बारे में अमार साहब क्या सोचते हैं। पहले तो उनको वेलकम करते हैं। अमार साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, ग्रेट टू बी हियर सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अमर साहब। मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस दौरान आपने हमारे लिए वक्त निकाला, रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अमर साहब, स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान में फरवरी 8 2024 को इंतखाबात हुए। आपने उन इंतखाबात में हिस्सा भी लिया लाहौर के एक हल्के से, जहां मैं जानता हूं कि आप कम्युनिटी एंगेजमेंट बड़े अरसे से कर रहे थे, लोगों के मसाइल हल कर रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे, जो कि बाएं बाजू की सियासत का एक अहम जुज है। बहरहाल कि आप लोगों के मसाइल हल करें, पब्लिक के साथ एंगेज करें। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा जनरली कि आपका इलेक्शंस के बारे में क्या टेक है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद जिस तरह की सियासत होनी शुरू हुई उसमें दो जमातें जिनकी आपस में एक पाकिस्तान में ट्रेडिशनली राइवलरी और जंग चल रही है, उनमें से एक कहती है कि ये तो वैसा इलेक्शन है जैसा पाकिस्तान में हर दफा होता रहा, इस दफा हमारी हुकूमत बन गई, पिछली दफा आपकी बनी थी। दूसरी जमात कहती है कि नहीं, ये 18 और उससे पहले के जो इंतखाबात हुए हैं ये उससे कुछ कदरे मुख्तलिफ इंतखाब है। तो आपको लगता है कि इन सब वेज दिस वाज अ डिफरेंट इलेक्शन? बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोनों बातों में थोड़ा बहुत सच है। ये इंतखाबात जो थे, ये पुराने जो इंतखाबात हैं उनकी तरह भी थे बहुत लिहाज से। वो किस तरह से जी? अ, यहाँ पे प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में कि इलेक्शंस में लोग तो इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, लेकिन लोगों से और पार्लियामेंट से ऊपर भी एक ताकत है, एक हकीकत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। और उसकी कोशिश हमेशा ये होती है कि किसी तरह इस तरह से मैनेज किए जाएं इलेक्शंस कि हुकूमतें कमजोर बने। ये एक बड़े मजे की बात है कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, यानी एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, और नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स का अमूमी तौर पे ये उनकी खास बात होती है कि वो चाहते हैं मजबूत हुकूमतें, मजबूत एक स्टेट स्ट्रक्चर हो। लेकिन हमारे यहाँ एक ये तजाद है बड़े मजे का कि जो सिक्योरिटी स्टेट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इनसिक्योर, इनकॉम्पिटेंट और अनस्टेबल गवर्नमेंट चाहती है। वो चाहती है कमजोर हुकूमतें हों, वीक गवर्नमेंट्स हों, और उसकी वजह से इलेक्शन को हमेशा मैनेज किया जाता है। ये 88 में भी हुआ था बीबी के खिलाफ। ये उसके बाद आपको पता है 90s में थ्रू आउट होता रहा। एस्टेब्लिशमेंट किसी को लेकर आती थी, कभी बीबी को, कभी मियाँ साहब को, उनकी हुकूमतें पे गिरा देती थी। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे उनके पास ये ताकत होती थी कि वो असेंबली डिसॉल्व कर दें। और फिर जब 97 में वो हक छीन लिया गया उनसे, सदर साहब से, लारी से, मियाँ साहब के दौर में, तो फिर डायरेक्ट मिलिट्री कू हो गया 99 में। और 2002 के इलेक्शंस आपको याद होंगे कि उस 2002 के इलेक्शंस में जब बीबी भी जिंदा थी, जब मियाँ साहब भी थे, जब इमरान खान भी थे, जब अल्ताफ हुसैन भी थे, सारे ये पॉलिटिकल एक्टर्स मौजूद थे। उस वक्त जो सबसे मकबूल पार्टी इलेक्ट हुई थी 2002 में, वो चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी। तो एक टाइम था कि चौधरी शुजात हुसैन इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर बन के सामने आए थे। तो वो कैसे आए थे? क्या कभी मुझे तो नहीं याद कि लोग इतने बड़ी फैन फॉलोइंग की मियाँ अजहर साहब की, या चौधरी शुजात साहब की, या परवेज इलाही साहब की, काफ लीग की। तो वो पॉपुलैरिटी दिलवाई गई थी, वो मैंडेट दिलवाया गया था चोरी करके दूसरी पार्टियों से। और ये मुसलसल होता रहा। 2018 का आपको याद है, 2014 से ही जब धरना शुरू हुआ इस्लामाबाद में, उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है कि जो कंसोलिडेशन हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट के अंदर। और एक पूरे प्लान के तहत उस गवर्नमेंट को वीक किया गया। वो मजबूत गवर्नमेंट थी, उसको वीक किया गया। यानी इलेक्शंस के वक्त वो कमजोर नहीं थी 2013। तो उसको उसको 2014 के बाद कमजोर किया गया। फिर पनामा हुआ, फिर
मीडिया ट्रायल्स हुए, फिर आपको याद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बड़ा मशहूर हो गया कि वो कैंडिडेट्स को उठा रहा है और उनको उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। मिसिंग पर्सन का इशू जो है वो बहुत शदीद हो गया। इसी तरह फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हमने पहली दफ़ा सुना कि हो रही है, और वो कैंपसेस के अंदर हो रही है। उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी टारगेट किया जा रहा था, उसका मैं भी शिकार हुआ, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला गया। मीडिया पर्सन्स बहुत सारों को अटैक किया गया, जर्नलिस्ट को अटैक किया गया, और ये एक हाइब्रिड रजीम बनाई गई 2018 में, जिसको लीड कर रहे थे इमरान खान साहब। जब रियासत के अंदर क्योंकि तजादात जो है वो खत्म नहीं होते, और 2022 में जब इसी एस्टेब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन के साथ मिलकर निकाला इमरान खान साहब को, तो एक जो यहाँ पे मैं कहूंगा जो डिफरेंस आया, जो 2024 में हमें नजर आया, कि खान साहब ने बहुत फ्रंट फुट पे वो लड़ाई लड़ी। यानी बाकी जो थे वो फिर भी बातचीत में एक एक जो है आप समझ लें दरवाजा खुला रखते थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी 2022 की, उसके लिए खान साहब ने दरवाजे भी बंद कर लिए, और उस इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के लिए भी दरवाजे बंद किए। बहुत खुलेआम जलसों में उनके ऊपर बात हुई, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गालम गलोच हुई। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज थी जिसपे अभी हमारा जो डीप स्टेट है उसको उतना अबूर हासिल नहीं था जितना पीटीआई को हासिल था। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप था हमारे यहाँ जो एक सिक्योरिटी स्टेट है उसके अंदर। अच्छा, 2023 के अंदर जब गिरफ्तार किया खान साहब को 9 मई के वाकयात के बाद, जिस तरह से वो एक ऐसा वाकया पेश किया गया हमें इस तरह के वाकये के तौर पे कि इस तरह की चीज आज तक नहीं हुई किसी के साथ भी, यू नो यानी किसी मुकद्दस जगह पे हमला हुआ है। हालांकि देखें दोनों तरफ ये पहले भी हुआ है। जो वजीरिस्तान में घर हैं, बलूचिस्तान में घर हैं जिन्हें मसमार किया गया मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, वो भी उतनी मुकद्दस थे जितने हमारे यहाँ पिंडी में कोई घर या लाहौर में कोई घर मुकद्दस है, कैंट में कोई घर मुकद्दस है। इसी तरह जो ज्यादतियां हुई पीटीआई वर्कर्स के साथ, उनको टॉर्चर किया गया, औरतों को उठाया गया, जो जो कुछ हुआ आपके सामने है पूरा 2023 में। लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा था, ये पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ पूरी 80 के दहाई में हुआ। उनके लीडर को फांसी दी गई, जुल्फिकार भुट्टो को, और उसके बाद औरतों को किलों में बंद किया गया। शाहिदा जबी का मिसाल हमारे सामने है, और कई खवातीन जिनको बहुत ज्यादा उन पर टॉर्चर हुआ। मर्दों को तो जाहिर है बहुत, तकरीबन 60,000 पोलिटिकल प्रिजनर्स थे ज़ियाउल हक के दौर में, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी की थी, लेफ्ट वालों की थी, नेशनलिस्टों की थी, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, नजीर अब्बासी जिन्हें शहीद कर दिया गया, स्टूडेंट थे उन्हें टॉर्चर कर करके शहीद कर दिया गया। तो ये एक पूरी तारीख है। 24 के अंदर जो एक फिर फर्क आता है इलेक्शन के अंदर, वो मेरे ख्याल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि खान साहब को जेल में रखा हुआ था, पीटीआई कैंपेन नहीं कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया की पावर बहुत बढ़ गई थी। और सोशल मीडिया पे लग रहा था कि ऐसे नहीं लग रहा था खान साहब जेल में, बल्कि ऐसा लग रहा था कि खान साहब सबसे ज्यादा कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि टिकटॉक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां पे भी आप देखते थे उनका पैगाम मौजूद था। और उसकी वजह से आई थिंक बहुत सारी चीजें जो हैं वो शायद सिक्योरिटी जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसकी नजर से उझल होगी। उन्हें लग रहा था कि पीटीआई वाले कैंपेन नहीं कर रहे तो इजीली इलेक्शन मैनेज हो जाएंगे। जब 8 फरवरी की शाम रिजल्ट आना शुरू हुआ तो वहां एक पैनिक हुआ, और उस पैनिक की वजह से बहुत ही भोंडे अंदाज में खुल्लम खुल्ला बहुत सारे हलकों को रिवर्स करने की कोशिश की गई। उसमें लाहौर में आपने देखा सलमान अकरम राजा साहब का एक हल्का था जिसे बड़ा खुल के उन्होंने रिवर्स किया। और भी जगहों पे बड़ा खुल के, यानी वो जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 का सारा मामला हुआ मैंने बड़े करीब से देखा, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे डिस्क्राइब होता है। शायद स्केल में फर्क हो कि कितनी जगहों पे हुआ, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा हुआ। पेरिफेरीज की हम बात नहीं करते, मोहसिन दावड़ साहब 2 दिन वहां पे बैठे रहे अपने रिजल्ट लेने के लिए। एंड में उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनके 4 वर्करों को शहीद किया गया, खुद भी वो बेचारे अस्पताल में रहे। तो एक बड़े गंदे अंदाज में ये सारी धांधली की गई। और इसमें जो नुकसान बार बार हमारा होता है, पहली बार नहीं हर बार होता है, वो ये होता है कि इस इलेक्शन में भी जो अवाम के इश्यूज हैं उनके ऊपर बात नहीं हो सकी, क्योंकि इवेंचुअली स्टैब्लिशमेंट प्रो स्टैब्लिश और एंटी स्टैब्लिशमेंट बहस हो जाती है। जी। अब अमार साहब, एक इसमें जो राय है वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि लोग कहते हैं इस बात में शायद कोई शकूक व शुबहात ना हो कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जो धांधली की इंटेंसिटी है या स्केल है जैसे आपने डिस्क्राइब किया उसमें इजाफा हुआ हो, लेकिन जैसे आपने तस्करा किया कि माजी में भी ये रवायात पाकिस्तान में कायम की गई हैं, और उनको कायम करने की वजह ये है कि एक सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी चाहता है कि वीकर गवर्नमेंट्स आए ताकि
पावर की जो मंबा है वो इट रिमेन्स वेस्टेड विद अ सर्टेन ग्रुप एज अपोज्ड टू अ लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्सोल्युटली। पावर। लेकिन अगर मैं आपकी बात ठीक समझाऊं, लेकिन अगर इस दलील को हम ले भी लें कि प्रेजेंट इलेक्शंस के अंदर धांधली की इंटेंसिटी या स्केल ज्यादा था, तो अब बात तो ये है ना कि हम पिन डाउन कर सकें कि जो सिविलियन फोर्सेस हैं पाकिस्तान में या जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनमें कौन बड़ा कसूरवार है, क्योंकि असल बहस तो इन दोनों जमातों के दरमियान ये है। तो वो जमात जो कि इस वक्त बेनिफिशरी है इस सारे अरेंजमेंट की, उनका ये कहना है कि जब हम 2015-16 में राहील शरीफ साहब के जाने के बाद ये जो दोजहद करते रहे, तो हमने कुछ हद तक स्पेस वापस खींच ली थी, वोट को इज्जत दो और वो सारा कुछ करके। उस जमात के जिन लोगों से मेरी बात हुई वो पसे पर्दा ये कहते हैं कि भाई जब हम मार खा रहे थे और हमने वो वापस स्पेस पहले कियानी के दौर में वापस खींची, फिर वो पेंडुलम शिफ्ट हुआ और फिर हमने दोबारा वो स्पेस बहुत ज्यादा जद्दोजहद करके जब वापस खींची, तो अगर इस बात की मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती कि कभी माजी में 2024 के इलेक्शन जितनी धांधली हुई हो, तो इस बात की भी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती जितनी परसिक्यूशन इमरान खान के दौर में वन पेज के नाम पर की गई। तो वो लोगों का ये कहना है कि फिर हम बाकी 12 जमातों के लिए ये बात मजबूरी बन चुकी थी कि आइदर गेट रिड ऑफ इमरान खान, और उसको करने का एक ही तरीका था कि हम फिर इमरान खान से ज्यादा हद दर्जे की वफादारी दिखाते उन लोगों की तरफ टू किल द मॉन्स्टर। वरना इमरान खान परसिक्यूट करता रहता, हमें जेलों में डालता रहता और अगले 10-15 साल पाकिस्तान के साथ भी जो इमरान खान कर रहा था वो करता रहता। आप इस आर्गुमेंट को बाई करते हैं हमारे? हो सकता है बात सच हो, लेकिन अगर इसका एंड रिजल्ट ये है कि आप उसी इदारे को ताकत दे रहे हो जिससे आपकी लड़ाई थी, जिसके ऊपर आप खुद इल्ज़ाम लगाते हो कि उन्होंने जी। हमें हुकूमतों से निकाला, हमें गिरफ्तार किया, हमारे वन पेज क्या था उसमें, खान साहब थे, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट भी थी ना, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ही पकड़ रही थी, ठीक है। खान साहब तो खुद जाके नहीं पकड़े थे ना, उनमें उनके पास इतनी पावर थी। वो तो एक हम्म। मैं तुम्हें उस वक्त कहता था कि वो एक रेत की बोरी है, सैंड बैग है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो फिर कौन कर रहा था ये? अगर अगर कर रहा पीछे वो इदारा था, तो फिर ऐसा क्यों है कि आपने जो रेत की बोरी है उसको तो आपने साइड पे कर दिया, लेकिन जो एक्चुअली आपके लोगों के साथ कर रहा है, और पहली दफा नहीं कई दफा उन्होंने किया है, उनके साथ आपने इत्तेहाद कर लिया। तो ये फिर बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ये फिर आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अथॉरिटेरियनिज्म ही चल सकती है, कि अगर आपको इमरान खान के थ्रेट के लिए कभी अथॉरिटेरियनिज्म करनी पड़ेगी, कभी आपको तालिबान के थ्रेट के लिए करनी पड़ेगी, कभी आपको पीपल्स पार्टी से डर के करनी पड़ेगी, कभी आपको एमक्यूएम से डर के करनी पड़ेगी, तो फिर या तो हम एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल सकती, और आपको अगर आपने डील ही करनी है, तो फिर ये इलेक्शन पे इतना ज़्यादा खर्चा करना, पैसे ज़ाया करना, आप एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आएँ और लोकल गवर्नमेंट के आप इलेक्शंस करा दिया करें, जो एक हर फौजी डिक्टेटर का यहाँ पे ख्वाब होता है। किसी ना किसी लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बात करनी पड़ेगी और कोई ऐसा एजेंडा देना पड़ेगा जिसके ऊपर कोई आगे बहस हो सके। अब खान साहब इसमें बिल्कुल मैं नहीं समझता कि मासूम हैं। उन्होंने ज़ाहिर है वो पहले वन पेज वाली पूरी पॉलिटिक्स की, उसके बाद भी जो सारे मामलात हुए वो भी हमें याद है उन्होंने क्या-क्या किया। और आज भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, व्हिच आई थिंक इज़ अ वेरी चाइल्डिश काइंड ऑफ स्टबर्डनेस उनकी तरफ से भी, जिसकी वजह से मामलात आगे नहीं जाते। लेकिन फंडामेंटली हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे हुक्मरानी इदारों की होगी, चंद इदारों की, जो कि दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द लॉ, या यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा और लोगों की हकमियत होगी, सॉवरेंटी अवाम की होगी। ये एक बड़ा सवाल है, और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली आपको प्रिंसिपल्ड होना पड़ेगा, आपको एक प्रिंसिपल लड़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं, हमारा जो प्रिंसिपल एनिमी है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है, वो लोग हैं जो अपने आप को हर इदारे, हर आइन, हर कानून से ऊपर समझते हैं। इफ वी कैन नॉट टेम द बीस्ट, उसके बाद तो फिर यही है कि हम छोटे छोटे जो गुंडे हैं उनसे लड़ रहे होंगे, लेकिन जो असल चौधरी है उसके उसकी हम वाह वाह कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि हम बड़े इनकलाबी हैं, हम इनकलाब ले आए हैं, जबकि विल जस्ट बी पॉन्स इन देयर गेम। अमार साहब, थैंक यू फॉर द आंसर। अमार साहब, इसमें आपने मुतबादल निजाम की बात की। आपको शायद याद होगा कि आज से 2 साल कबल इमरान खान साहब के दौर में ही
जैसे माजी में भी इस वक्त जो जमात रूल कर रही है पाकिस्तान, उनके एक साहब लीडर अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। इमरान साहब की भी आखिरी 2 सालों में आपको याद होगा, जब वो पीका ऑर्डिनेंस का भी मामला चल रहा था तो मीडिया की भी जुबानबंदी की जा रही थी, लोगों को जेलों में भी डाला जा रहा था। और उसी दौरान पीटीआई के किसी क्वार्टर से ये बात निकली कि इमरान साहब जो है वो प्रेसिडेंशियल निजाम के हामी हैं। और जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको लगा कि भाई ये डेमोक्रेसी का तो पाकिस्तान के अंदर इमरान साहब जो हैं वो डेमोक्रेसी को लपेट देना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। और फिर बहुत ज्यादा बहस पाकिस्तान में उस मसले के ऊपर भी छिड़ी, लेकिन वो बात फिर कहीं दब गई। अब जब पिछले 6 महीने में हम देखते हैं तो मिफ्ता इस्माइल प्लस अदर फोर्सेस जो एक जमात बनाना चाहते हैं, उनका एक एजेंडा जो सामने आया है वो ये है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए और दोबारा फेडरल को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। और उसके पीछे खदशात ये हैं कि वही जो ग्रुप जिसकी आप तस्करा करते हैं, द मास्टर्स इन दिस गेम, शायद उन्होंने ही प्रोपेल किया है इस जमात को कि वो मीडिया में इस्तेमाल करें। और तीसरी किस्म की फोर्सेस हैं अमार साहब, आप जैसे लोग पाकिस्तान में, जो एक और तीसरा किस्म का निजाम इस मुल्क में राइज करना चाहते हैं, जिसमें ताकत का जो मब्बा है वो अवाम के हाथ में हो और अवाम की फलाह की और बहबूद की बेसिस के ऊपर ये सिस्टम को स्ट्रक्चर किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों सिस्टम्स में से किसी सिस्टम को क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, या आपका उस एजेंडा क्या है? या फिर आपको ये लगता है कि यही निजाम चलता रहे जो एक व्यू पॉइंट है, और बार बार चलने से इसमें जो इल्स है वो खुद ही बाहर निकल जाए? देखिए, पहला वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कि जी चलता रहे खुद ब खुद, ये एक बड़ा 1940 50 के अंदर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी कि जी आप ओवरऑल सिस्टम को चलाएंगे तो एवोल्यूशन से बेहतर होगा। ये थ्योरी हर जगह फेल हो गई। देखिए ना, इस वक्त आप देखिए अमेरिकन डेमोक्रेसी के हालात, अभी हमें बात करनी चाहिए जो इस वक्त हो रहा है यहाँ पे अमेरिकन कैंपसेस पे, और जी। जिस तरह से पैलेस्टाइन के लिए नौजवान निकल रहे हैं और जो वहां पे पुलिस कर रही है उनके साथ, ये तो हमने नहीं सोचा था। ये रिवर्सल ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप किसी फॉरेन मुल्क को खुश करने के लिए आप अपने कैंपसेस के ऊपर स्टूडेंट्स को मार धाड़ कर रहे हो। इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त, अगर आप मोदी का सारा देखें, आप इस वक्त ईस्टर्न यूरोपियन मुल्कों की डेमोक्रेसीज देखें, इटली के अंदर एक ऐसी शख्स जीत गई है इलेक्शन जो कि अपने आप को मुसलिनी की लेगेसी में से कहती है। सो सारी दुनिया में डेमोक्रेसी क्राइसिस में है, इंग्लैंड में भी है, बाकी जगहों पे भी है। तो सिस्टम इन इट सेल्फ नहीं कभी सेल्फ करेक्टिंग नहीं होता, आपको करेक्ट करना पड़ता है। एक सब्जेक्टिव एलिमेंट चाहिए होता है, एक कोई तंजीम चाहिए होती है, कोई पार्टी चाहिए होती है, कोई सोच चाहिए होती है। और पाकिस्तान का एक बड़ा क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे प्रिंसिपल लोग नहीं हैं या पार्टीज नहीं है, यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे कोई ऐसा बड़े आइडियाज नहीं है जो कि रीओरिएंट कर सके हमारे माशरे को, कोई एक नई डायरेक्शन दे सके, क्योंकि जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता जा रहा है। और ये तो खौफनाक है, क्योंकि फिर जो आइडियाज नए आएंगे, अगर वो नहीं आते प्रोग्रेसिव की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, तो फिर राइट तो दे रही है नए आइडियाज, रियासत मदीना भी दिया है, मजीद भी आइडियाज आएंगे जो ग्रैंड होंगे लेकिन अंदर से खोखले होंगे। और ये अभी उधर आपको तय राम राष्ट्र का उधर इंडिया में भी दिया गया है। जो दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव थे वो बस कहते जी खुद ब खुद सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है, जैसे इनविजिबल हैंड है इकोनॉमी के अंदर, इसी तरह कोई इनविजिबल हैंड पॉलिटिक्स के अंदर भी है। ना इकोनॉमी ठीक हुई है, ना सियासत ठीक हुई है, तो वी नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव। जो ऑल्टरनेटिव आपने दूसरा बताया, जिसमें मिफ्ता साहब भी कर रहे हैं, आई थिंक वो स्टेटस को से ही नाराज लोग स्टेटस को एक नए तरीके से आगे ले जाना चाह रहे हैं। और उसमें बिल्कुल जो दो तीन बातें उनकी हैं, दैट्स अ एक गुड ही वे टू 18वीं पुट तरमीम वाला। इट। हाँ, एंड आई थिंक इट्स आई थिंक इट्स अ लॉस्ट कॉज। आई थिंक इट्स अ बर्ड दैट वोंट फ्लाई। और उसकी वजह क्या है कि एक तो 18वीं तरमीम के ऊपर इतनी लड़ाई हुई है, लोगों ने उसके ऊपर कुर्बानी दे के अपने अपनी फेडरेशन को बनाया है। अगर आप उसको रोल बैक करते हो, हम सबको पता है किसका वो एजेंडा है उसका। यानी अगर आप कह रहे हो कि पाकिस्तान का मसला ना ना जनरल्स हैं, ना जागीरदार हैं, ना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ना यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंद हैं, बल्कि मसला ये है कि यहाँ पे फेडरेशन के पास और फेडरेटिंग यूनिट्स के पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है। आई मीन इट्स अ जोक। पाकिस्तान के अभी भी जो हमारे सारे सूबे हैं वो रो रहे हैं कि जी हमारे जो की हमारे इश्यूज हैं, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन के इश्यूज हैं, उनके वसाइल के इश्यूज हैं, उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। उसे कौन कंट्रोल करता है हमें पता है। कराची के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, पानी तक कौन कंट्रोल कर रहा है हमें पता है, लैंड कौन कंट्रोल कर रहा है हमें पता है। हमें तो अभी मजीद डिवॉल्व करनी है
power to provinces and then later to local governments. On the other hand, इसको roll back करना जो है वो तो एक setback होगा हमारे लिए. And related to that, जो दूसरी बात मिफ्ता इस्माइल करते हैं बहुत ज्यादा, वो फ्री मार्केट की बात करते हैं as if that has not been tried. वही चीज ये प्राइवेटाइज कर दें, हर चीज को प्राइवेटाइज कर दें, उस पर खुद इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस. ये बात 70 से लेकर अब तक इतनी बार हो चुकी है, और मे बी हम थोड़ा सा इस पे तफसील से बाद में बात करेंगे. और बार बार फेल होने के बावजूद वो जो आइंस्टाइन कहता था कि साइन ऑफ मैडनेस इज टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड टू एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट. तो कोई नई बात ऐसी नहीं वो कर रहे जो कि जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे. बट जहां तक ऑल्टरनेटिव की बात आती है, आई थिंक ऑल्टरनेटिव के ऊपर बड़ा क्लैरिटी है. और ये आई थिंक जो माजी में भी बड़ी मूवमेंट्स रही हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या थे? उनके बुनियादी तौर पे एस्पिरेशंस थे कि वी बिकम अ स्टेट that fulfills its social obligation. Like it should be a social state in the sense that the social rights of the people should be protected. जो इस हमारे आइन में भी, एजुकेशन का राइट, हाउसिंग का राइट, हेल्थ का राइट, एम्प्लॉयमेंट का राइट, इंश्योर करना कि लोगों की डिग्निटी जो है वो मौजूद ना हो, इंश्योर करना कि लोगों के पास जो जिंदगी में आगे निकलने का मौका हो. हमारे आइन में ये भी लिखा हुआ है कि जो तबकात का फर्क है वो कम किया जाए. दिस इज ऑल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जो हमारा आइन था वो 68-69 की जो बहुत बड़ी लेबर और स्टूडेंट मूवमेंट थी उसमें से निकला था. उसकी सोच की कुछ हद तक अक्कासी करता था, और उसमें इसी वजह से इतना ज्यादा सोशल राइट्स के ऊपर एम्फोसिस है. लेकिन कोई भी पार्टी इन इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रही. बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से तो शायद बात कर रही हो, कभी कहते हैं गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए, मगर हमें जब तक ये नहीं होगा कि पॉलिसीज बायस नहीं होगा पॉलिसीज का इन फेवर ऑफ द पुअर, in favor of the middle classes, in favor of professionals, तब तक एक छोटी सी elite जो है वो खाती रहेगी पाकिस्तान को. और उसकी जो इस वक्त जितना वो खा रही है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हफीज पाशा जिन्होंने यूएनडीपी के लिए रिपोर्ट लिखी थी, it's $17.4 billion a year. So ये this is a which is the welfare amount state of for the elite. hidden subsidies that actually go to the elite. Absolutely, absolutely, absolutely. जी, हमारे साथ इसमें एक, चूंकि आप एक मुहक्किक हैं और आप आई एम श्योर आपने इस पे नजर रखी होगी, जो सोशल स्पेंडिंग की आपने बात की कि स्टेट जो है वो एक बेनेवलेंट स्टेट हो जो कि लोगों की फलाह बहबूद पे पैसा खर्च सके, जिसको हम सोशल स्पेंडिंग कहते हैं. हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, और इन्हीं तीनों को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बना. अब उसको रिप्लेस किया मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी ने, और एक ग्लोबल एजेंडा अलोंग द साइडलाइंस. साथ साथ ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फ्री मार्केट्स को भी पुश करते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा चंक उनको होता है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग और सोशल स्पेंडिंग पे भी जाए, और उस एजेंडे को भी साथ साथ पुश करते हैं. लेकिन मेरा सवाल ये है हमारे साथ कि दुनिया में एक अमरीकी मॉडल है जो कि शुरू से कैपिटलिस्ट है और आज भी कैपिटलिज्म और फ्रीडम की बात करता है, और पूरा स्टेट स्ट्रक्चर उसी के ऊपर बेस्ड है. और उसमें हमने देखा कि उन्होंने उन ममालिक से जहां पे उस तरह का सिस्टम नहीं है, जो सोशल स्पेंडिंग भी करते हैं, अमेरिका में इनइक्वालिटीज भी साथ साथ बढ़ती गई, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोएस्ट क्विंटाइल्स थे उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी दुनिया के मिडल या हायर क्विंटाइल से अमेरिका में बेहतर होता गया, और उनको लगता है कि ये फ्री मार्केट्स के थ्रू. फिर एक चाइनीज मॉडल है जिसको अगर मैं डिस्क्राइब कर सकूं, कि वहां पे वो एक्सटर्नली जो है वो फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं फ्रॉम एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड पर्सपेक्टिव. लेकिन आज भी जो कम्युनिस्ट पार्टी की सियासत है चाइना में, सो फ्रॉम अ इंटरनल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, वो आज भी दे अडहेयर टू कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स और सोशल स्पेंडिंग भी करते हैं. तो एक वो चाइना का मॉडल है जो कि डिवाइडेड है इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के ऊपर. और एक मॉडल हमारे साथ बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये कहता है कि इस चीज का इन्हिसार आपकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे होना चाहिए. आप प्री इंडस्ट्रियल हैं या पोस्ट इंडस्ट्रियल हैं, उस पर डिपेंड करना चाहिए कि स्टेट्स को सोशल स्पेंडिंग कितनी करनी चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि आप प्री इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल फेज में सोशल स्पेंडिंग ना करो. जब आप बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते हैं और स्टेट की कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है, फिर खर्च में शुरू कर. तो आपको लगता है कि ये जो तीसरी मैंने दलील दी है ये ठीक है? पाकिस्तान के केस में हमें अपनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को देखना चाहिए, या हमें सोशल स्पेंडिंग पे फोकस करना चाहिए और ढांचे को इस तरह तब्दील करना चाहिए कि हम पैसा
इस तरह की वेस्टफुल स्पेंडिंग जो पाशा साहब ने तस्करा किया उससे निकाल के हेल्थ एजुकेशन में? देखिए, ये डेवलपमेंट के लिए पैसे बचाना या स्टेज को हम, अगर जो आप स्टेजेस एक बात कर रहे हैं कि ये जब एक स्टेज आएगा जिसके ऊपर हम स्पेंडिंग कर सकेंगे सोशल वेलफेयर के लिए, अब ये कैलकुलेशन उस वक्त नहीं होती जब 17.4 अरब डॉलर आ जाते हैं अशराफिया के लिए सब्सिडीज। उस वक्त जो पैसा है, जागीरदारों को टैक्स माफ। अब जागीरदारों का कोई फायदा नहीं है इकोनॉमी में, कोई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज द 18th सेंचुरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसको आप सब्सिडाइज कर रहे हो, जिसका उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन उसको जो पैसा जा रहा है सिर्फ जागीरदारों को 2.5-3 अरब डॉलर साल। ठीक। हम्म। अच्छा, इसी तरह जो ये डीएचए फेज ऑफ डेवलपमेंट है, ये तो आप 23वीं सदी का कर रहे हो, ठीक है ना, जिसमें आपने यानी एक पॉवर्टी का समंदर है जिसके अंदर आप प्रोस्पेरिटी के आइलैंड्स बना रहे हो, डिस्टोपिया है 23rd सेंचुरी का। तो उस वक्त भी हमें स्टेज जो है वो उसका इशू नहीं है कि आज वाले स्टेज का देखें। तो एक जगह 18th सेंचुरी, एक जगह 23rd सेंचुरी, जब आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग कर रहे हो, उसके ऊपर भी आप मुकाबला करना चाह रहे हो टॉप मुल्कों से, उस पर भी आपको ये नहीं है कि यार देखिए कुछ ना कुछ तो हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा छोड़ देना चाहिए, कितना हम डिफेंस पे लगा सकते हैं। इसी तरह जब आप अपने आईपीपीज को पैसा देते हैं, जो आपने उनके साथ डील्स की हुई हैं, वो डील ऑफ द डेकेड 90s में कहा था जब हमने ये साइन की थी, उस तरह की जो डील है, जितना पैसा कमा रही हैं आईपीपीज पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में, जिस तरह का रैकेट्स बने हुए हैं, उस तरह तो कहीं पे भी नहीं है। जर्मनी ने अपनी नेशनलाइज कर ली है, फ्रांस ने अपनी नेशनलाइज कर ली है, मेक्सिको ने अमेरिकन और स्पेनिश कंपनीज को नेशनलाइज कर ली है, एनर्जी कंपनीज। ठीक। वो कर लेते हैं, वो तो 21st सेंचुरी में ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप उनको बेसिकली जो रैकेट्स बने हुए हैं, जो अब ज्यादातर लोकल हैं, पहले इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, अब ज्यादा लोकल है, आप उन रैकेट्स को पैसा दे रहे हो। शुगर माफिया, अब ये कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जिसके अंदर आप शुगर माफिया को सब्सिडीज दे रहे हो, जिसकी वजह से वो सब्सिडाइज रेट्स पे शुगर बनाती है, फिर उसको बाहर स्मगल कर देती है, फिर इंपोर्ट करने की भी वो सब्सिडी मांग के वापस लोगों को इंपोर्ट करती है। सो पीपल आर पेइंग फॉर ऑल ऑफ दैट। सो पहली बात यह है कि सिर्फ जब सोशल स्पेंडिंग की बात आती है तब प्रॉब्लम होता है कि जी पैसा नहीं है, बाकी अदरवाइज पैसा हर किसी के लिए है। इसलिए पाकिस्तानी एलिट्स जो हैं वो ग्लोबल एलिट्स का मुकाबला कर रही होती है एट सम लेवल। दुबई आप चले जाएं, वहां पे कितने पाकिस्तानियों के पास अपने उन्होंने घर बनाए हुए हैं, पेरिस में बनाए हुए हैं, लंदन में बनाए हुए हैं। तो इट्स सोशलिज्म फॉर द रिच। ये हो रहा है बेसिकली। दूसरा जो आपने अमेरिका वाला मॉडल बताया, अमेरिका तो हम बन नहीं सकते, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर चाहिए अगर हम्म। आपने वो करना है। और उसकी दो खसूसियत है। अमेरिकन जो इकोनॉमिक मॉडल है उसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि उसके अंदर आपको डॉलर की हेजमनी है। आप डेफिसिट जितना मर्जी बनाते जाओ, उसका इवेंचुअली इट कम बिकॉज इट्स इन डॉलर्स। तो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर investing. They need that dollar. They're going to invest it back in your country. वॉल स्ट्रीट पे सारी दुनिया का पैसा आ रहा है। वो एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है जो कि किसी और मुल्क की नहीं है। और इसको मेंटेन करने के लिए 883 अरब डॉलर का मिलिट्री बजट भी उनका है। उनकी 800 बेसिस है सारी दुनिया में। दे हैव टू इंश्योर कि उनका जो एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स हैं सारी दुनिया में, वो इस तरह किसी मुल्क का नहीं है। फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू लैटिन अमेरिका टू एशिया, इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन कि उन्होंने कॉलोनाइज भी नहीं किया हुआ, लेकिन न्यू कॉलोनियलिज्म के जरिए, इंपीरियलिज्म के जरिए उनके पास एक्सेस है सारी दुनिया के रॉ मटेरियल्स का। तो दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक पोजिशन। नो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैन एमुलेट द यूएस और यूरोप। ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के अंदर समझने की। नो कंट्री कैन डू इट, क्योंकि हम उनकी जो मिसाल तौर पे इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन है 18वीं सदी की, उसको आप समझ ही नहीं सकते विदाउट द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। जिसका भी उत्सा पटनायक जो प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जी Yeah. $64 ट्रिलियन ओ करता है ब्रिटेन इंडिया को। अब ये इतना, ये मतलब The पैसा। Shashi Tharoor argument basically. हाँ बिल्कुल। अब इतना बड़ा अमाउंट कि यहाँ से जो हमारे रॉ मटेरियल्स गए, उनका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है उत्सा पटनायक का वो ये है कि जो सारे हमारे रॉ मटेरियल्स गए, हमारी गंदम गई,
हमारा यहाँ पे जूट गया, यहाँ से कॉटन गया, यहाँ से टेक्सटाइल गया, सारी चीजें जो यहाँ से एक्सपोर्ट होनी थी, उसका जो हमारी इंटरनल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके को जीरो फायदा नहीं, यानी उसके ऊपर हमने कोई पैसा नहीं कमाया, जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिला, और हमने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने के बजाय 18वीं 19वीं सदी में हम डी इंडस्ट्रियलाइज हुए। हमारी जो टेक्सटाइल थी, जो कि नंबर 1 थी 18वीं सदी में, वो 19वीं सदी में बिल्कुल ही खत्म हो गई, तबाह हो गई। और उसी टाइम पे वो सारा जो फॉरेन रिजर्व थे, फॉरेन एक्सचेंज था, वो लंदन में गया, और उसकी बदौलत उन्होंने सारी दुनिया से चीजों को इम्पोर्ट किया और एक अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। ये इंपीरियलिज्म, थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म उनकी किताब है, उत्सा पटनायक की, जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ लिखी है, पाबत पटनायक के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस सारी चीज को एक्सपोज किया। फ्रांस भी इसी तरह था, पोर्चुगल भी इसी तरह था। जो स्केल है लूट का, प्लंडर का, वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। हम मतलब वो कोई भी थर्ड वर्ल्ड मुल्क जो है वो नहीं कर सकता। तो आपको अपना एक सॉवरेन पाथ बनाना पड़ेगा ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि फ्री मार्केट्स में अगर आप चले जाओगे इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते उन मुल्कों का जिन्होंने सारी दुनिया में मिलिट्रीज के जरिए, कॉन्क्वेस्ट के जरिए, कॉलोनाइजेशन के जरिए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। उसके बाद उन्होंने बहुत अरसा प्रोटेक्शनिज्म रखी। पूरी 18वीं सदी में इंग्लैंड ने बैन लगाया हुआ था इंडियन और चाइनीज टेक्सटाइल्स को, कि वो अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, और चाइना से इन्होंने अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे ठीक किया था? ओपियम वॉर्स। ओपियम बेचते थे चाइना में, और जब वो ओपियम उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे लोग मर रहे हैं, तो चाइना पे हमला कर दिया था ब्रिटेन ने। तो ये इनकी तारीख है फ्री मार्केट। ये फ्री मार्केट नहीं थी, ये जबरदस्ती थी, ये वॉर थी, ये कॉन्स्टेंट कॉलोनाइजेशन था, कॉन्क्वेस्ट था, सब्जुगेशन, ह्यूमिलिएशन। अच्छा, अगर आपको अपना पाथ लेकर आना है, तो फिर आपको अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। आपको फैसला करना पड़ेगा कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं आपके अपने माशरे के अंदर, वो डेकेडेंट है, कौन सी क्लासेस जिनको आपने खत्म कर दिया, कौन से हैं जो कि प्रोडक्टिव है, उन्हें प्रमोट करना है, कौन से हैं जिनको आपने मैनेज करना है। इन अदर वर्ड्स, यू विल नीड अ वेरी रेगुलेटेड इकोनॉमी, एंड दैट इज द चाइनीज मॉडल इन मैनी वेज, राइट? उन्होंने फ्यूडलिज्म को खत्म किया। Remember, China till 1950s was primarily a feudal country, और उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करके वो तो उखाड़ के बाहर फेंक दिया। साथ आपने इंडस्ट्री जो करनी है, उसमें स्टेट, जो जो बड़ी इंडस्ट्री है, उस पर स्टेट को मोनोपोली बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतने किसी सरमायादार के अंदर सकत ही नहीं है कि वो कर सके, यानी रेलवे बनाना। और ये नई बात नहीं है, पहले भी जो रेलवे कौन बनाता था? सरकार ही बनाती थी। इंग्लैंड में भी यही हुआ, इंडिया में भी यही हुआ, ब्रिटिश सरकार ने बनाया। बड़ी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा रियासत बनाए। उसके अंदर जो मोनोपोलिस्ट कैपिटलिस्ट हैं, उन्हें जन्म ना देने दें। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, तो आप प्राइवेट कैपिटल को अलाउ करो, और बाय डूइंग दैट यू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप सब्सिडीज जो है अपनी, वो फ्यूडल्स नहीं ले रहे, वो जनरल्स नहीं ले रहे, वो आपके जो है हाउसिंग सोसाइटीज में नहीं जा रहे, बल्कि प्रोडक्टिव जो कैपिटल है उसको आपने प्रमोट करना है। और ये फैसला रियासत कर सकती है जब उसके पास एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट हो, कि जी हमने डेकेडेंट क्लासेस को निकाल के आइडेंटिफाई करना है कौन प्रोग्रेसिव क्लासेस हैं। दूसरा, लैंड पे और फाइनेंस पे उसका कंट्रोल हो, जो हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। लैंड और फाइनेंस पे भी चाइना के अंदर पूरा कंट्रोल है। ठीक है, फाइनेंस जो है वो ऑलमोस्ट इंटायरली स्टेट रन, से ऑल, इवन स्मॉल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स आर सबऑर्डिनेटेड टू द बिग बैंक्स इन चाइना व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। तो फाइनेंस के ऊपर एक पावर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, कि आप चूज करो कि आपने दुनिया के साथ जो एंगेज करना है वो किस टर्म्स पे करना है। आपको अपनी टर्म्स पे करना पड़ेगा, फिक्शंस के पीछे ना जाओ, फ्री मार्केट करनी है हर हालत। इट्स ऑलवेज द गुड। इंस्टेड ऑफ दैट, सी कि कहाँ पे आपको जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, किन टर्म्स पे होगा। और चाइना ने जिस तरह से किया है एक्सपोर्ट जोन्स के अंदर, वो एक गिव एंड टेक लर्निंग एक्सपीरियंस के जरिए, बट ओवरऑल जो गोल था वो ये था कि इट शुड contribute towards the development of productive forces, development of technology, development of skills within China. And that is the method. और उसी के various आपको versions नजर आ जाएंगे, कोरिया के अंदर भी नजर आ जाएगा, ताइवान के अंदर भी, although वो कैपिटलिस्ट तरफ थे, और भी जगहों पे नजर आ जाएगा। बट दिस इज अ फंडामेंटल ट्रूथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इन माय ओपिनियन।
हमारे साथ आखिरी बात मुझे बताइएगा, मेरे पास वैसे और भी सवालात थे पर हमारे शो का टाइम खत्म हो रहा है, और आपने बड़े जामे जवाबात दिए, और ये जो आपने अभी एक पूरा मॉडल डेवलप किया, आई होप दैट माय ऑडियंस वुड लव दिस। हमारे साहब, इसी मॉडल के बारे में मैं ये पूछूंगा कि जब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों से बात करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि जिन सब्सिडीज को आप लोग बड़ा टारगेट करते हैं, मसला है पाकिस्तान में इमीडिएट डॉलर का। हमने तो आप जो मुहक्किक लोग हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बात करते हैं अगले 10 साल 20 साल की, हमने तो कल सुबह का डॉलर रेंज करना है, वरना मुल्क बंद हो जाएगा, सनत बंद हो जाएगी, लोगों के घरों में बिजली नहीं आएगी वगैरह वगैरह, अगर हम ये इम्पोर्ट नहीं कर पाते। अब वो कहते हैं कि कल सुबह का डॉलर हमने ऐसे अरेंज करना है कि टेक्सटाइल सेक्टर को अगर हम सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करते, जो एक सबसे बड़ा मेजर रिसिपिएंट है सब्सिडी का और सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर भी वही है एक्सपोर्ट्स का, तो अगले दिन से टेक्सटाइल सेक्टर कहता है कि ठीक है जी, हम ताले लगा देते हैं और हम तो फिर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि आप अगर वो 17 बिलियन की सब्सिडी में से अगर लेट से 8 या 10 बिलियन टेक्सटाइल को चला जाता है इन सम वेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज, तो वो कहते हैं कि हम 30 बिलियन की एक्सपोर्ट भी तो देते हैं ना पाकिस्तान। अब जब आप फाइनेंस के लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि दीज आर आर इमीडिएट कंसर्न्स, हमारे पास आप लोग जो मुहक्किक लोग हैं, हम या इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में, हमारा वो ये मसला हल कर दें, हमें तो कोई इशू नहीं है किसी भी मॉडल पे जाते हुए जो आपको लगता है कि बाकी दुनिया में चाइना जैसे मुल्कों में कामयाब हुआ। डू यू थिंक कि जो आप बात कर रहे हैं, वुड दैट बी अ सीमलेस ट्रांजिशन? नो इट वोंट बी, एंड दैट्स आई थिंक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बात करते हैं बिल्कुल ठीक बात करते हैं। विद इन दिस मॉडल जो पावर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर यही कुछ हो सकता है जो इस वक्त हो रहा है, और ये मेरा पूरा एक बिलीफ है। इस पे आप इमरान खान साहब को बिठा दें, इसके ऊपर आप नवाज शरीफ साहब को बिठा दें, इसके ऊपर आप आके नेल्सन मंडेला को बिठा दें, वो यही कुछ करेगा। वो आईएमएफ से जाके पैसे मांगेगा और जो आईएमएफ देगी वो करेगा। उसकी वजह क्या है? द स्ट्रक्चर दैट यू आर प्रॉपिंग अप थ्रू लोन्स इज अ डेकेडेंट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रोडक्टिव नहीं है। फ्यूडलिज्म के अंदर आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। जब आप इतना पैसा आपका रियल एस्टेट में जा रहा है, नौकरियां नहीं मिलेगी। एक आपकी सब हाईली सब्सिडाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके बावजूद उसने कोई ऐसा इनोवेट नहीं किया कि दुनिया के अंदर कोई एक बहुत उसका एक बड़ा कोई एब्सोल्युटली। वो हो। आपने कार इंडस्ट्री को भी दिया है, उन्होंने भी कुछ इनोवेट नहीं। आपके बिजनेसेस जो हैं वो उनको आदत है इजी मनी की, और आपने उन्हें इजी मनी पे लगाया हुआ है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से टेक्सटाइल वाले कह सकते हैं या कोई भी कह सकता है कि जी हम नहीं बनाते, ठीक है आप कर लो जो करना है। अच्छा, भुट्टो साहब अगर कोई बात करते हैं कि जी मैं कर लो जो करना है, उनको तो फांसी पे चढ़ा देते हैं। हालांकि वो उसके बाद बहुत बड़ा लोगों की सपोर्ट थी। इमरान खान को आपने बंद किया है, आपने नवाज शरीफ को बंद किया है इतनी बार। तो अब टेक्सटाइल वालों के पास इतनी पावर है कि आप उनको करवा नहीं सकते? नहीं, वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है। ये फ्यूडल्स के पास फ्यूडल्स का कोई इतना वो नहीं है कि वो कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकता। वो कनेक्टेड है इतने ज्यादा कि उनको कोई कहना, वो फैमिलीज की आपस में शादियां हुई भी हैं, एक एलीट स्ट्रक्चर है स्टेट का, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रोज बलोच सरदारों को गालियां भी देते हैं, और हर बलोच सरदार को आपने सब्सिडीज भी दी हुई है और स्टेट का हिस्सा बनाया हुआ है, बिकॉज यू आर। सो दिस इज अ डीप एलीट connection at the level of the state, जो state के अंदर coalesced है through marriages, through interpersonal relationships, through friendships, और वो ना नहीं कर सकते। इसीलिए जो बड़ा सिंपल सी चीज है कि अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने ठीक करने हैं, आप इसके सरमायादारी के अंदर भी रहते हुए अगर सोचें, तो आपको सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेंगी, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोडक्टिव करना पड़ेगा, और आपको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंपोर्ट्स पे कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये करने के लिए आपको पाकिस्तान में इनकलाब की जरूरत है। यू कैनॉट डू इट विदाउट अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, बिकॉज ये चीजें, ये रैशनैलिटी का मसला नहीं है, ये इरेशनल होने का मसला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है क्या करना है। ये सिंपल ये है कि उनको एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी उनके सबके पास है, और कोई उसको जिबा नहीं करना चाह रहा। और वो जिबा नहीं करना चाह रहा बिकॉज उसका सब उसमें से फायदा उठा रहे हैं। इसको जिबा कौन कर सकता है? वो जिसके तक वो अंडा आ रहा नहीं है, और उसे पता है कि सारे जो मेरे इधर उधर रिसोर्सेज लग सकते थे वो भी ये मुर्गी खा रही है। तो फिर वो मुर्गी का जिबा करेगा। इस मुर्गी को जिबा करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इसका चारा नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सारी दुनिया जो बात कर रही है, इवन जो आईएमएफ बात कर रही है, वर्ल्ड बैंक बात कर रही है, वो भी एंड में जो बात है, अगर वो आपने इंप्लीमेंट करना है, लग से आपने अपना टैक्सेशन ही बढ़ानी, क्यों कोई बढ़ाने देगा कोई फ्यूडल अपने ऊपर टैक्स? सो इन अदर वर्ड्स, आईएमएफ ऑल्सो नोज कोई रिफॉर्म नहीं होना। So it's a debt trap.
जो कि वो बार-बार दे रहे हैं, उन्हें पता है मिलिट्री के ऊपर पैसा लगेगा, उन्हें पता है सब्सिडीज़ रहेंगी, उन्हें पता है लोग मर रहे होंगे, उन्हें पता है महँगाई बढ़ती जाएगी, but they will lend and pretend because that is how you maintain the structure with the facade of technocracy. थैंक यू उमार साहब, आपने ढांचे की बात की। हमारे पास वक्त होता तो ढांचे को मजीद डिस्कस करते। आप जानते हैं कि मैं अमेरिका में जो मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी है और जैसे सूद की शरह को बढ़ाया जा रहा है और उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे ग्लोबल इकोनॉमी पे और गुर्बत और गरीब की फलाह के ऊपर, इन चीजों पे भी मैं आपसे बात करना चाहता था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर बात करना चाहता था, बट मे बी फॉर अनदर एपिसोड। थैंक यू सो Absolutely, मच उमार absolutely. साहब फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बहुत मजा आया। आई होप यू एंजॉयड इट टू।